11th क्लास। आज हम अपना लोकल गवर्नमेंट्स का पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे, जिसमें कि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि हमें लोकल गवर्नमेंट्स क्यों रिक्वायर्ड है, क्योंकि जो लोकल लीडर्स हैं वो बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं हमारे आसपास की प्रॉब्लम्स को। और सेकंड हमने पढ़ा था कि सबसे फर्स्ट स्टेप है डेमोक्रेसी का, सबसे डायरेक्ट इसमें लोगों की पार्टिसिपेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ये बेस्ट है। अब हम लोकल गवर्नमेंट्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया पढ़ेंगे। हमारे इंडिया में काफ़ी टाइम पहले से ही पंचायतों का सिस्टम रहा है, लेकिन पंचायत जो स्ट्रेंथन हुई है वो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के बाद हुई हैं। इससे पहले कुछ एक स्टेट्स थी जहाँ पे कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इनिशिएट किए गए थे लोगों की लोकल बॉडी में पार्टिसिपेट करने के लिए। और 1960 में कुछ एक स्टेट थी जैसे गुजरात और महाराष्ट्र, जहाँ पे जिन्होंने लोकल बॉडीज़ में चुने हुए प्रतिनिधियों का सिस्टम अपनाया था। लेकिन ज़्यादातर क्या था, उस वक्त स्टेट्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हेल्प पे डिपेंडेंट होती थी। बहुत सारी स्टेट जो हैं वहाँ पे इनडायरेक्ट लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन होते थे लोकल बॉडीज़ के डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं थे। लेकिन 1989 में से पहले 89 में पीके थूगन कमेटी बनी थी, जिन्होंने लोकल बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए, गवर्नमेंट बॉडीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए एक अमेंडमेंट पास हुआ था। 2 अमेंडमेंट पास हुए हैं, जिसमें 73rd अमेंडमेंट है और 74th अमेंडमेंट है। इन 1989 द सेंट्रल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस्ड 2 इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट, और इन दोनों का एम क्या था कि जो लोकल गवर्नमेंट है उनको, उनकी फंक्शनिंग को ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाना, उनकी फंक्शनिंग को ज़्यादा प्रभावशाली बनाना। 1992 में ये दोनों अमेंडमेंट पास हुई, 73rd और 74th अमेंडमेंट। 73rd अमेंडमेंट जो थी वो विलेज पंचायत से रिलेटेड थी, रूरल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड थी, और 74th जो है वो अर्बन एरिया में अमेंडमेंट से रिलेटेड थी। यहाँ पे 73rd में पंचायतों को स्ट्रेंथन किया गया था और 74th अमेंडमेंट में नगर पालिका को स्ट्रेंथन किया गया था। जैसा कि हमने पहले भी देखा है कि स्टेट्स जो हैं वो अपने लिस्ट पर कानून बनाने के लिए स्वतंत्र है, यानी स्टेट लिस्ट में जो भी फंक्शंस आते हैं, जो भी उनके प्रोग्राम्स हैं, उनको स्ट्रेंथन, उनको उनके ऊपर कानून बनाने का जो अधिकार है वो राज्य सरकारों का होता है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जब हुए तो स्टेट्स को अपने लोकल बॉडीज़ के रिगार्डिंग जो चेंजेस थे उनको चेंज करना पड़ा। अब ये क्या क्या चेंजेस हुए हैं ये हम देखते हैं कि 73rd अमेंडमेंट में पंचायतों को ताकतवर बनाने के लिए क्या प्रावधान किए गए थे, क्या प्रोविज़न किए गए थे, वो ये हैं। सबसे पहले 3 टायर पंचायत सिस्टम, कि पंचायतों का जो सिस्टम होगा वो त्रिस्तरीय होगा, 3 लेवल होंगे, जिसमें सबसे नीचे लेवल पे ग्राम पंचायत होगी, जिसमें उस गांव के सभी एडल्ट शामिल होंगे। उसके बाद ब्लॉक लेवल होता है, बहुत सारी पंचायतें मिलके ब्लॉक लेवल होगा, जिसको ब्लॉक लेवल है। ब्लॉक लेवल के बाद हमारा बहुत सारे ब्लॉक मिलके एक जिला परिषद बनाते हैं, तो 3 टायर सिस्टम हमारा रहेगा। ये बात 73rd अमेंडमेंट में फिक्स की गई है। इसके बाद था इलेक्शन। इलेक्शन का ये है कि जो तीनों लेवल हैं पंचायती राज के वो डायरेक्टली लोगों द्वारा इलेक्टेड होंगे, और 5 इयर्स के लिए कोई भी पंचायत इलेक्ट की जाएगी। अगर स्टेट गवर्नमेंट किसी भी पंचायत को उसके 5 ईयर से पहले डिज़ोल्व करती है तो फ्रेश इलेक्शन करवाने पड़ेंगे 6 महीने के अंदर अंदर।
यानी इलेक्शन डायरेक्ट लोगों द्वारा होगा और 5 साल के लिए होता है। लेकिन अगर वो स्टेट गवर्नमेंट किसी वजह से कोई धांधली मिलती है या कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम पंचायत करती है और उस पंचायत को डिसॉल्व कर दिया जाता है तो विद इन 6 मंथ नई पंचायत का चुनाव करवाना ज़रूरी होगा। क्या 73rd अमेंडमेंट में क्या था, बहुत सारे 73rd अमेंडमेंट से पहले सभी स्टेट्स के लिए डायरेक्टली इलेक्शन जो वो कंपलसरी नहीं था। स्टेट्स अपनी मर्ज़ी से इनडायरेक्ट इलेक्शन भी करवाती थी। कई सारी स्टेट थी जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होते थे, यानी बस नॉमिनेट कर दिया गया कुछ भी। अब है थर्ड पॉइंट हमारा आता है रिजर्वेशन। रिजर्वेशन में क्या है कि पंचायती इंस्टीट्यूशन के जितने भी लेवल हैं, ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद, इन सभी में सीट्स को रिज़र्व किया गया है। रिज़र्व यानी शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी के लिए सीट्स फिक्स कर दी गई हैं और इसमें महिलाओं के लिए भी सीट्स जो हैं वो आरक्षित की गई हैं। आपने भी अपने गांव में सुना होगा कि अब की बार जो है सरपंच महिला सरपंच बनेगी, अब की बार ऐसे कैटेगरी के लोगों में से सरपंच को चुना जाएगा। तो यानी रोटेशन वाइज सीट्स जो हैं 1/3 हर कैटेगरी के लिए रिज़र्व्ड कर दी गई हैं पंचायती राज में। फिर ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट्स 29 सब्जेक्ट्स हैं जो पहले स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट थे, अब उनको 11th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन में 29 सब्जेक्ट स्टेट सब्जेक्ट में आते थे। ये सब्जेक्ट जो हैं अब पंचायती राज को, पंचायतों को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और ये वो काम है जो लोकल लेवल पे, लोकल बॉडीज़ के लिए के लोकल लेवल पे होना ज़रूरी है। तो ये फंक्शन सारे पंचायतों को ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं और ये फंक्शंस सभी स्टेट्स के अलग अलग भी हो सकते हैं। स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली पे डिपेंड करता है कि कौन से सब्जेक्ट है जो पंचायतों को देना चाहते हैं। अब ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 243G ये कहता है पावर्स, अथॉरिटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत्स। द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट में बाय लॉ एंडो the panchayat with such powers and authority with respect to the matters listed in the 11th schedule। यानी 11th शेड्यूल में जो भी मैटर्स हैं, ये जो आपको नीचे दिए गए हैं, इसमें ये देखिए स्टेट लेजिस्लेचर ये जिम्मेदारियां पर को सौंप सकती हैं। ये हमारा 73rd अमेंडमेंट एरिया है। 73rd जो है अमेंडमेंट एरिया वो आदिवासी पॉपुलेशन पर एप्लीकेबल नहीं है, ये ध्यान रखना है। उनके लिए 1996 में एक अलग से एक्ट पास किया गया था उन एरियाज़ में पंचायती सिस्टम को लागू करने के लिए, और उसमें ये था कि वहाँ के पंचायत अपने जो भी ट्रेडिशंस हैं, उनके जो भी रूल रेगुलेशन हैं, जो उनके कॉमन रिसोर्सेज हैं, उसके रिगार्डिंग वही कानून बनाएंगे जो वहाँ के आदिवासी हैं। फिर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर जो है वो अपॉइंट किया जाएगा स्टेट में पंचायतों के इलेक्शन करवाने के लिए। इलेक्शन कमिश्नर जो है वो ऑटोनमस लाइक इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, वो जैसे भारत का चुनाव आयोग होता है उसी तरह से राज्य का भी एक चुनाव आयोग होगा जो पूरे स्टेट के इलेक्शन को कंट्रोल करेगा। ऐसे ही एक फाइनेंस कमीशन भी होगा, वो जो भी 5 साल के लिए बनाया जाता है, जिसमें कि वो टोटल रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कि कहाँ से कितना पैसा पंचायतों के पास आएगा, कौन सी पंचायत को किस काम के लिए कितना पैसा देना है। इन सब की जांच के लिए एक फाइनेंस कमिश्नर अपॉइंट किया जाता है। तो ये हमारे 73rd अमेंडमेंट के प्रोविज़न्स हैं जिनको हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये हमारे सारे जो प्रोविज़न्स हैं इनको हम इसी हिसाब से अपॉइंट करेंगे और इस हिसाब से ही नोट करेंगे और याद करेंगे।